तो दोस्तों आज हम अब फिजियोलॉजी में सीबीएस में आगे चलते हैं। कल हमने पिछले वाली क्लास में हमने कार्डियक साइकिल के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे प्रेशर की। इसकी प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जेवीपी में प्रेशर चेंजेस। और जेवीपी में जो प्रेशर चेंजेस होते हैं वो राइट एट्रिया में देखे जाते हैं। तो राइट एट्रिया में चेंजेस प्रेशर देखने हैं तो अपने को क्या करना है भैया, जुगुलर वेन की पल्स है वो देखनी है। ठीक है, फ्रॉम इंटरनल जुगुलर वेन इट शोज राइट एट्रियल चेंजेस। ये किसको शो करती है, राइट एट्रिया के चेंजेस को शो करती है। ठीक है, और ये जो राइट एट्रिया प्रेशर है इसको हम क्या कहते हैं, सीवीपी। सीवीपी यानी कि सेंट्रल वीनस प्रेशर नापना होता है अपने को। अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज है तो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कार्डियोजेनिक शॉक को इंडिकेट करता है, शॉक को इंडिकेट करता है। ठीक है, और अगर सीवीपी कम है, सॉरी ये इंक्रीज है तो क्या करेगा, कार्डियोजेनिक शॉक को इंडिकेट करेगा। और अगर डिक्रीज है तो हाइपोवोलेमिक शॉक को इंडिकेट करेगा। किसको, हाइपोवोलेमिक शॉक को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर कम है तो किसको इंडिकेट करेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक को इंडिकेट करेगा। और अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर अगर इंक्रीज है तो कार्डियोजेनिक शॉक को इंडिकेट करेगा। कार्डियोजेनिक मतलब कि हाइपोवोलेमिक शॉक को दूसरा क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड की कमी हो जाती है और लेस ब्लड कमिंग टू हार्ट। हार्ट से क्या होगा, लेस ब्लड आएगा। लेस ब्लड कम फ्रॉम हार्ट। ठीक है, क्या होगा, ब्लड कम आएगा। तो नॉर्मली जो अपना जुगुलर वीनस प्रेशर है वो कितना होता है, जुगुलर वीनस प्रेशर नॉर्मल बताना है, कि बताना है भैया, नॉर्मल बताना है। नॉर्मली होता है वो 2 से 5 होता है। कितना होता है, 2 से 5, 2 से 5 होता है कि 0 से 5 होता है, 0 से 5 होता है। कितना होता है, 0 से 5 mmHg। और इसको जल वाली उसमें लिखते हैं तो ये 0 से 8 ये हो जाएगा। यानी कि 1 mm, ये जो इकाई चेंजेज हुई है इसके अंदर 1 mmHg बराबर इतना है 1.36 सेंटीमीटर H2। ठीक है, ये तो वैसे चेंज करना कोई पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर की। इसकी बात करते हैं लेफ्ट एट्रिया की। राइट एट्रिया की हमने बात कर ली है, अब लेफ्ट एट्रिया में ही देख लेते हैं कुछ। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को देख लेते हैं। लेफ्ट एट्रिया में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, नॉर्मली 5 से 10 mmHg होता है। कितना होता है, 5 से 10 mmHg होता है। और ये वेरी क्लोज टू पल्मोनरी कैपिलरी वेज, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, PCWP। PCWP
पी। अगर पल्मोनरी कैपिलरी में प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वेन में भी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कौन लेके आता है, लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ब्लड लेके आती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन अगर लेफ्ट एट्रिया में ब्लड लेके आएगी तो मान लीजिए लेफ्ट एट्रिया में कोई प्रॉब्लम है, लेफ्ट एट्रिया में कौन लेके आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में कौन लेके आ रहा है ब्लड, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। ठीक है, और पल्मोनरी वेन लेके आ रही है लेफ्ट एट्रिया में, वो कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वाला वेन, तो वो पल्मोनरी कैपिलरी से आ रहा है, पल्मोनरी वेन फिर क्या आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, इसमें चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। अब मान लीजिए अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो गया, ब्लड आगे नहीं जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर से, ये है अपना देखो ये एट्रिया है, तो इसके नीचे ये क्या है, वेंट्रिकुलर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, ये लेफ्ट एट्रिया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड यहाँ अकुमुलेटेड होने लग जाएगा, यहाँ भी अकुमुलेटेड होने लग जाएगा, ब्लड वापस जाने लग जाएगा, यानी कि पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पेशेंट में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, बताओ ज़रा नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, मोर देन 25, नॉर्मल तो 25 है, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ कैपिलरीज इन पल्मोनरी एडिमा। जो पल्मोनरी एडिमा मैंने बताया था ये हो रहा है, ब्लड अगर रिटर्न्स जा रहा है इसमें तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, वो 25 से ज़्यादा हो जाएगा। कौन सा, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो 25 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसे क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो गया। पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा तो उसमें करली बी लाइंस दिखाई देंगी, एक्सरे में आपको कौन सी लाइन दिखाई देंगी, करली बी लाइन है वो दिखाई देंगी, या बोल सकते हो बैट्स विंग, यानी कि चमगादड़ के पंख जैसे दिखाई देगा आपको। ठीक है, बैट विंग, बैट विंग्स। करली बी लाइन। ठीक है, करली बी लाइन का अपन क्या देख लेते हैं, एक्सरे देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, करली बी लाइन का एक्सरे भी देख लेते हैं बैट्स का। तो देखो बैट विंग अपीयरेंस कौन सा, बैट विंग अपीयरेंस ऐसा होता है, ये जैसे आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है ये फ्लूइड, ये देखो ये जो वाइट वाइट सा फ्लूइड आपको दिख रहा है ये क्या है, पल्मोनरी एडिमा। क्या नहीं है, ये प्लूरल इफ्यूजन नहीं है, इसमें क्या नहीं है, प्लूरल
इफ्यूजन नहीं है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन नहीं है ये। और नॉर्मल सीपी एंगल दिख रहा होगा आपको, ये देखो सीपी एंगल है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, दोनों तरफ ही देख लो, ये देखो चमगादड़ की जैसा ये दिख रहा है ना आपको, वाइट वाइट फ्लूइड सा, ठीक है। तो ये क्या है, पल्मोनरी एडिमा है, कर्ली बी लाइंस होती हैं इनमें। और जब पल्मोनरी एडिमा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के कारण ही तो क्या हो रहा था, पल्मोनरी एडिमा, क्या हो रहा था, पल्मोनरी एडिमा। अब अपन देखते हैं लेफ्ट एट्रिया में और राइट एट्रिया में जो अपने डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर देखते हैं, क्या देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर में क्या देखेंगे, सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर देखेंगे, डायस्टोलिक सिस्टोलिक सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक प्रेशर तो जीरो होता है दोनों में ही, और सिस्टोलिक है वो कितना होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में सबसे ज़्यादा होगा 120, और इसमें कितना होता है 25, ठीक है। तो डायस्टोल के अंदर जीरो क्यों है, डायस्टोल में क्या होता है, डायस्टोल का मतलब क्या बताया था, डायस्टोल का मतलब था फिलिंग, क्या था, फिलिंग, और सिस्टोल का मतलब था इजेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर डायस्टोल जीरो है यानी कि नो प्रेशर इन वेंट्रिकुलर, अगर वेंट्रिकुलर में प्रेशर नहीं है, क्या नहीं है, वेंट्रिकुलर में प्रेशर नहीं है, तो क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होंगी, ठीक है, रिलैक्स होंगे तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, फिलिंग होगा, ठीक है। सिस्टोलिक अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इजेक्शन होगा, क्या होगा, इजेक्शन होगा। अगर ये प्रेशर फॉल करेगा तो मान लीजिए डायस्टोलिक है वो जीरो जीरो है, तो फिलिंग होने के लिए एवी वॉल भी ओपन होंगी, एवी वॉल भी क्या होंगी, ओपन होंगी, ठीक है। एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा और वेंट्रिकुलर का प्रेशर कम होगा, उसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो जाएंगे तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकुलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डायस्टोलिक है वो जीरो जीरो है दोनों में, ठीक। अब जैसे अपने ये क्या है, एट्रिया, ये क्या है, वेंट्रिकुलर्स, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो ये होता है, दोनों वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो जाएगा तो इसको बोल देते हैं वीएसडी, यानी कि राइट वेंट्रिकुलर से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आने लग गया, इधर से ब्लड इधर से आ रहा है और इधर जाने लग गया, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाने लग गया है ब्लड। तो ओपनिंग इन septum, ventricular septal defect is shunting of blood left ventricular to right ventricular। कैसे, देखो प्रेशर ज़्यादा किस में था, प्रेशर ज़्यादा किस में था, प्रेशर ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ज़्यादा होता है, तो ब्लड किधर से किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी कि इसे
इधर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से राइट वेंट्रिकुलर की तरफ जाएगा। इसे कहते हैं आर्सेंट इन सिस्टोल। क्या कहते हैं? आर्सेंट इन सिस्टोल, यानी कि ये कंटिन्यूस होगा ये काम। तो कौन सी आएगी कंटिन्यूस सिस्टोल में? पान सिस्टोलिक। कौन सी मरमर आएगी? पान। पान मरमर आएगी। और अब पान मरमर है सिस्टोल में आएगी। किसमें आएगी? सिस्टोल में आएगी। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। पान सिस्टोलिक क्यों आ रही है? वीएसडी में अपन ने कल भी पढ़ा था ये। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यू ब्लड जाएगा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर टू राइट वेंट्रिकुलर। तो अगर कंटिन्यू जा रहा है तो S1 टू S2 तक कंटिन्यू होगा। तो क्या होगा? S1 से S2 तक कंटिन्यू था तो अपन ने क्या बताया था? सिस्टोल बताया था। फिर तो डायस्टोल आ जाता है ना, S2 टू S1 तो क्या आ जाता है? डायस्टोल आ जाता है। तो इस S1 से S2 तक अगर कंटिन्यू है तो वो कौन सी थी? पान सिस्टोलिक थी। अगर S1 S2 S1 तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक S1 से S1 तक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यू मरमर। ठीक है, जो कि एवी फिस्टुला में देखने को मिलती है, पीडीए में। ठीक है, और S1 टू S2 है वो पान सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलती है। कंटिन्यूस ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से राइट वेंट्रिकुलर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपनी बातें हो गई थी। अब अपन देखेंगे तो वीएसडी के अंदर कौन सी? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर पान सिस्टोलिक मरमर आती है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, तो ये आप आसानी से अब कर सकते हो। पान सिस्टोलिक क्या होता है? ठीक है, S1 टू S2 तक कंटिन्यू मरमर आती है तो पान सिस्टोलिक मरमर होगी। और वो किस में देखने को मिलेगी? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम चेंजेस इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में वॉल्यूम चेंज, कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कौन कौन से वॉल्यूम चेंजेस देखने अपने को? सबसे पहला तो है EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है नॉर्मल, इसकी कितनी मात्रा होती है? नॉर्मल बता दो। 120 से 130 ml कितनी होती है? 120 से 130 ml, 120 से 30 ml, 130 ml। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ये होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की। इसके अंदर होता क्या है? ब्लड किसके अंदर जाएगा? वेंट्रिकुलर में जाएगा। किसके बाद में? एंड ऑफ डायस्टोल। एंड ऑफ डायस्टोल के बाद में जब वेंट्रिकुलर में ब्लड जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर अपन पढ़ेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे जो डिपेंड ऑन वेंट्रिकुलर कंप्लायंस। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है? वो वेंट्रिकुलर की किस पे? कंप्लायंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वेंट्रिकुलर के कंप्लायंस पे डिपेंड करता है। इस पे? वेंट्रिकुलर के कंप्लायंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर कंप्लायंस क्या होता है? वेंट्रिकुलर कंप्लायंस होता है कि वो कितना फैल सकता है, मतलब कितना ब्लड है, कितनी कैपेसिटी है उसकी मैक्सिमम ब्लड रखने की। ठीक है, ये होता है ना वेंट्रिकुलर। तो ये कितना एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर कंप्लायंस।
अगर ज़्यादा कम करेगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कम करेगा तो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। जैसे कम किस में होता है, HOCM में होता है, ठीक है। और किस में हो सकता है, कंजस्टिव पेरिकार्डाइटिस में हो सकता है, क्योंकि वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, कंप्रेस कर जाते हैं। ये भी इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और दूसरा है विनस रिटर्न। दूसरा क्या है, विनस रिटर्न। पहला तो हो गया वेंट्रिकुलर कंप्लायंस, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो क्या, पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि उसमें क्या होता है, पुअर हार्ट पंपिंग होती है, तो उसमें तो ब्लड बचता जाएगा। ब्लड अगर 60 ml अगर बाहर निकालता है हार्ट, मान लीजिए अगर वेंट्रिकुलर कंप्लायंस कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है तो उसमें मान लीजिए 30 ही निकालेगा, 30 बच गया उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होगी। और विनस रिटर्न्स, विनस रिटर्न में जितना हार्ट में ब्लड वापस आएगा एट्रिया में बॉडी से, तो उसे क्या कहते हैं, विनस रिटर्न कहते हैं। तो वो अगर ज़्यादा होगा तो डायस्टोलिक वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर एंड डायस्टोलिक ज़्यादा होगा, वेंट्रिकुलस रिटर्न है वो ज़्यादा होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या देखते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। पहला क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था, क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। दूसरा क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, स्ट्रोक की नॉर्मल वैल्यू है वो 70 से 80 ml होती है। ये नॉर्मल वैल्यू है इसकी स्ट्रोक की, ठीक है। ये स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, ये किसको दर्शाता है, इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकुलर के द्वारा पर बीट कितना ब्लड पंप किया गया, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। फिर है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या होता है, ये परसेंटेज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, परसेंटेज में मापा जाता है। और परसेंटेज में ब्लड वेंट्रिकुलर से एक बीट में कितना किया गया, उसे क्या कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसका सिस्टोलिक वॉल्यूम में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का भाग दे दो तो इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाएगा। ये नॉर्मली 65% होता है, ठीक है, लगभग 65% होता है, क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मान आप जानते हैं नॉर्मल 120 से 130 होता है। सिस्टोलिक वॉल्यूम का भी जानते हैं 70 से 80 होता है। दोनों को रख के आप निकाल सकते हो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होगा, 65% होगा। तो अपन सारी ये चीज़ें इजेक्शन फ्रैक्शन किससे नाप सकते हैं, इको, इको करते हैं ना डॉक्टर की, कभी भी आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हो तो वो आपकी सबसे पहले इको करवाता है। क्या करवाता है, इको। और इको में क्या देखता है, वो इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह यही देखता है, ठीक है। और इको किसके फंक्शन को इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर के फंक्शन को इंडिकेट करता है। इसको इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर के फंक्शन को इंडिकेट करता है। इफ वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर वेंट्रिकुलर फेलियर है तो ये जो 65% है ये कितना हो जाएगा, 40 से 45% है, तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। क्या होगा, वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन का मान अगर 40 से 45% ही है
तो उसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। क्या होगा, वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। ठीक है, ये अपना हो गया इजेक्शन फ्रैक्शन। नंबर 3 पे था ये। नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 है अपना एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम नंबर 4। इसका नॉर्मल वैल्यू बताइए भैया। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 40 से 50 ml होता है। कितना होता है, 40 से 50 ml होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 40 से 50 ml होता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इसका मतलब क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि वेंट्रिकुलर ने जितना ब्लड है वो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में इंजेक्ट कर दिया है, उसके बाद में जो ब्लड वेंट्रिकुलर में बच जाता है उसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को अपन किससे निकाल सकते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम किससे निकल जाएगा, ई डी वी माइनस एस वी, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, वेंट्रिकुलर के द्वारा पंप किया गया, वेंट्रिकुलर के द्वारा एक बीट में पंप किया गया ब्लड क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम था। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था, मतलब वेंट्रिकुलर में फिलिंग के बाद में भी जो ब्लड बच जाता है उसको क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे वीनस रिटर्न को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, वीनस रिटर्न को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ग्रेविटी, क्या है, ग्रेविटी या पोस्चर। ग्रेविटी से और पोस्चर से क्या होता है भाई, अगर आदमी खड़ा रहेगा तो क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, क्योंकि नीचे वाला ब्लड है वो ऊपर नहीं आएगा जल्दी से। देन वीनस रिटर्न इज डिक्रीज। अगर आदमी बहुत देर तक खड़ा रहता है तो भी क्या होता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज होता ही होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी क्या होता है, कम होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। कार्डिक आउटपुट तो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड आएगा ही कम तो जाएगा ही कम, तो हार्ट निकालेगा ही कम। ठीक है, तो कम आ रहा है कम जा रहा है तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, और वीनस रिटर्न भी कम होगा, और बीपी भी कम हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, बीपी भी कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं फिनिटिंग। क्या बोलते हैं, फिनिटिंग या साइनोकोप। साइनोकोप। तो बीपी भी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर आदमी लेटा है, ये आदमी है, ये पहले खड़ा था, खड़ा था तो क्या था, वीनस रिटर्न इसका कम था। ठीक है, अब ये आदमी स्पाइन पोजीशन में आ गया है, सो गया है, ये सो जाएगा तो ब्लड आसानी से आ जाएगा इधर, तो इंक्रीज वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
सुपाइन पोजीशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा विनस रिटर्न। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, क्या है, अगर ये व्यक्ति लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो क्या ये सुपाइन में सो पाएगा, नहीं सो पाएगा ना। अरे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होगा, ब्लड नहीं चाहिए अपने को, पहले से ही ब्लड बहुत पड़ा है वहाँ पे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अभी बताया था ना, पल्मोनरी एडिमा हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, पल्मोनरी एडिमा हो रहा था। क्या हो रहा था, पल्मोनरी एडिमा हो रहा था लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से। क्या होता है इससे भैया, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। अगर पल्मोनरी कंजस्शन हो तो क्या होगा, पल्मोनरी कंजस्शन हो तो क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, क्या होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, दर्द भरा हुआ है, इसलिए। तो ये जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, इसको डिस्पनिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पनिया बोलते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, डिस्पनिया, क्या बोलते हैं, डिस्पनिया। हम मान लीजिए हार्ट क्या है अपना, पल्मोनरी कंजेशन है, तो सडन वॉकिंग एंड फ्रॉम स्लीप विथ ब्रेथलेसनेस, सोता हुआ आदमी जग जाएगा और वो चलने लग जाएगा, क्या करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। तो सांस नहीं आएगा तो सडनली क्या होगा, वॉकिंग इन फ्रॉम स्लीपिंग विथ बर्थलेसनेस, सोता हुआ आदमी क्या हो जाएगा, जग जाएगा, वॉकिंग करने लग जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, वॉकिंग नहीं, वेकिंग, सॉरी, मतलब नींद खराब हो जाएगी उसकी, नींद से जग गया अभी, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, ठीक है। अब ये जो आदमी है इसको कैसे सुलाया जाए, इस आदमी को थोड़ा क्या किया जाए, ऐसे थोड़ा बेड है इसका ऊंचा कर देना है, ये आदमी ऐसे सो रहा है ना, टांग नीचे की ओर लटका दो इसकी, टांग नीचे की ओर लटका दी और सिर है उसको क्या कर देना है, ऊंचा कर देना है, पीठ ऊंची रखनी है इसकी, ठीक है। इस पोजीशन में इसको सुलाना है, लेग हैंगिंग डाउन। अगर ब्रेथलेसनेस होगा तो उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, ऑर्थोपिनिया भी बोलते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा भैया, सांस लेने में भी दिक्कत होगी उसको, तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है उसमें। फिर है मसल्स पंप, क्या है, मसल्स पंप, सेकंड है मसल्स पंप। मसल्स पंप, ये मसल्स पंप क्या होता है, पाँव की जो पिंडली होती है ना, उसमें एक मसल्स होती है, सोलियस, कौन सी, सोलियस मसल होती है ना, वो क्या करती है, टांग की वेसल्स को दबाती है, और वो दबाएगी, उस पर प्रेशर डालेगी तो क्या होगा, ब्लड है वो ऊपर की ओर जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा उसमें, तो ब्लड ऊपर की ओर आएगा तो क्या होगा, वीनस रिटर्न इनक्रीज हो जाएगा, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, इनक्रीज हो जाएगा। काल्फ मसल्स होती हैं जैसे कि सोलियस मसल है, वो क्या करेगी, इनक्रीज करेगी। ये मान लीजिए आपका टांग पैर है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है यहाँ पे, सोलियस मसल्स हैं, काल्फ मसल्स, इस पे क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, इन पे प्रेशर डालेंगे तो ब्लड क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो वीनस रिटर्न है
वो इंक्रीज हो जाएगा। एंटी ग्रेविटी पंप भी बोल देते हैं इसको, पेरीफेरल हार्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल का हार्ट भी बोलते हैं। दूसरा हार्ट अपनी टांग में होता है, पहला हार्ट यहाँ ऊपर होता है अभी, तो इसको दूसरा हार्ट भी बोलते हैं बॉडी का। और मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग द वॉकिंग, आदमी जब चलता है तो और भी ज़्यादा उसमें क्या होता है, मसल्स है वो उसको ब्लड वेसल्स को क्या करती हैं, प्रेस करती हैं, तो और भी ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा। आदमी दौड़ेगा तो और भी ज़्यादा होगा, एक्सरसाइज पे भी ज़्यादा होगा। वीनस वॉल तीसरा है। वीनस वॉल हैं, यानी कि वीनस में जो वॉल होते हैं वो क्या करते हैं, वीनस रिटर्न को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनमें ब्लड है वो एक दिशा जाता है। अगर वॉल नहीं होंगे तो ब्लड वापस गिर जाएगा। तो ये भी क्या करते हैं, वीनस रिटर्न इंक्रीज करने में सहायता करते हैं। जैसे कि प्रिवेंट बैक फ्लो का तो पता ही दिया, और लेग वीनस होती हैं टांग में, ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं। फिर है इंस्पायरेशन पे, जोर से सांस लोगे तो क्या होगा, वीनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो कल भी पढ़ा था अपन ने जेवीपी के साथ। इंस्पायरेशन पे भी क्या होगा, वेंट्रिकुलर वीनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो भी क्या करता है, ये चौथा था इंस्पायरेशन वाला, और पांचवा है सिंपैथेटिक। ये क्या कर, ये भी वीनस रिटर्न क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है, सिंपैथेटिक है वो आर्ट वेन को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। अगर वीनस कॉन्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि ब्लड है वो ज़्यादा आएगा वेन में। वेन से ब्लड एट्रिया में क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर डायलेशन कर जाएगी तो वेन प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न कम होगा। कंस्ट्रिक्शन होगा तो वीनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक है लास्ट से पहले है डीप फेसिया। कौन सा है, डीप फेसिया। डीप फासिया, डीप फासिया की वजह से क्या होता है, मसल्स में क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वेसल्स पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज होगा। थिक थाई लेग्स, यानी कि वो पैर है क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वीनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा। वीनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर लास्ट है कार्डियक पंप। क्या है, 7 नंबर है भैया, कार्डियक कार्डियक पंप। कार्डियक पंप का मतलब क्या है भैया, जैसे कि हार्ट है वो क्या करता है, हार्ट बॉडी को ब्लड देता है ना, किसको देता है, बॉडी को ब्लड देता है, बॉडी हार्ट को देती है, ये चक्कर चलता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। तो जब हार्ट बॉडी को देता है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। जब बॉडी हार्ट को देती है तो इसको क्या बोलते हैं, वीनस रिटर्न। क्या बोलते हैं, वीनस रिटर्न। और कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज होगा, हार्ट ने अगर ब्लड ज़्यादा दिया है बॉडी को, तो बॉडी भी वापस रिटर्न ज़्यादा ही ब्लड देगी हार्ट को, तो वीनस रिटर्न भी इंक्रीज होगा। तो अपने फिजियोलॉजी में तो यहीं तक आज ठीक है। नेक्स्ट क्लास करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपना 60 से 70%
कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी में हो चुका है, साथ साथ में मेडिसिन के भी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।